हत्या नहीं है 21 बच्चों की, ये हत्या है। और इस हत्या का मुकदमा शिक्षा मंत्री के खिलाफ होना चाहिए और हत्या का मुकदमा होने के बाद उसे जेल जाना चाहिए। सब मंत्री जो है ना, उन लोग को एक एक करके इस्तीफा देना ही पड़ेगा। कोई अब बचा ही नहीं रास्ता, देश तो खोखला करके धर दिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री मेलोडी का प्रचार कर सकते हैं, पर इन बच्चों के मरने वाले खबर में एक वर्ड तक नहीं बोला है। ये देश की विफलता नहीं है, देश के अंदर जा नहीं रहा, सिर्फ अपना जेब भरने में लगा हुआ है। कोई जनता मरे सारे, उससे कोई लेना देना नहीं है सरकार को। भाजपा में अगर मंत्री बनना है, आरएसएस की चमचागिरी करिए। अगर आप आरएसएस की चमचा हो तो आप राज्य मंत्री का, आप प्रधानमंत्री, आप मुख्यमंत्री, आप कुछ भी बन सकते हैं। महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो गया, सीयूईटी का पेपर लीक हो गया, बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हो गया, ईपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया। क्या सुधार है? शिक्षा व्यवस्था को कबाड़ा बना दिया गया है। कितनी बड़ी शर्म की बात है, हेलीकॉप्टर दिखाए उसे, उसके बाद भी चोरी हुआ। महाराष्ट्र में जो आ रहा है, एक तरफ प्रोटेस्ट, दूसरा तरफ चोरी। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन का आज 9वां दिन है। और आज ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज इस प्रोटेस्ट में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी मौजूद हैं और उन्होंने हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। उनके साथ कई छात्र छात्राएं भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं भूख हड़ताल का अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से आज बड़ी संख्या में इस 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जुड़े हैं। और ये प्रोटेस्ट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कल ही महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर जो है वो लीक हुआ था, उसके खिलाफ भी छात्रों की नाराज़गी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या मांगे हैं उनकी और आज क्या वो भी इस हंगर स्ट्राइक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? संदीप यादव। कहाँ से आए हैं आप? झारखंड से। क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहेंगे, प्रोटेस्ट है, इसको जो चीज़ का प्रोटेस्ट है उसको पूरा करे सरकार। प्रधान का इस्तीफा करने बोल रहे, इस्तीफा करे। क्या लगता है आपको कि 9वां दिन आज इस प्रोटेस्ट का, इस प्रोटेस्ट का असर पड़ेगा सरकार पर, बदलाव होगा कुछ? अधिगम बदलाव होगा, होना है। कल महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया, वही तो बहुत बड़ी समस्या की बात आ रहा है। इधर एक तरफ पेपर लीक के खिलाफ पहले ही छात्रों में नाराजगी है, प्रोटेस्ट हो रहा है, उधर एक और लीक हो गया। यही तो बड़ी समस्या है, इधर प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके बाद भी मतलब बच्चे के साथ साथ गार्जियन लोगों को भी एक तरह से संतावना दिखाने का प्रयास किया। हेलीकॉप्टर चलवाए अपने, है ना, उसके बाद भी हेलीकॉप्टर से एग्जाम दिलाए। सबसे बड़ी समस्या तो वहाँ उत्पन्न हो गया कि अपने एग्जाम सेंटर जो बच्चा और बच्ची लेट से पहुंचा 2 मिनट 10 मिनट, उसको आप एंट्री नहीं करने दिए। बच्चे लोग रोया वहाँ पर सेंटर पर। सबसे बड़ी मसला ये है, रो के वापस आए, रोने के बाद भी उसको एंट्री नहीं मिला, रोने के बाद एंट्री नहीं मिला। इतनी बड़ी दुख की बात है। जो बच्चा घूम के आया उसको क्या खल रहा होगा, वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? किस नज़र से उन लोगों को वापस कराए? 2 मिनट 10 मिनट नहीं तसल्ली, आपके सरकारी स्टाफ लोग लेट पहुंच जाए, उसके बाद भी ड्यूटी होता है ना। उसके बाद जब बच्चा लोग, इन लोगों को साल भर का मसला है, एग्जाम तैयारी किए, उसको आप 2 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं समझ दे पाए। वो जो लिख पाता पूरा उससे ओवर नहीं समझ देते, लेकिन उसको उतना समय में जो लिखना होता लिखता, क्या पता को निकल जाता वही समय में। लेकिन आपने बॉन्डिंग की है, उसको बच्चे को परेशान करने, एक तरह से परेशान किया गया, समझिए तो आपके सिस्टम के थ्रू परेशान किया गया। उसके बाद भी 2 दिन के बाद अब री एग्जामिनेशन लिए, हेलीकॉप्टर दिखाएं, क्या हेलीकॉप्टर दिखाएं उसे, उसके बाद भी चोरी हुआ महाराष्ट्र में जो आ रहा है। कितनी बड़ी शर्म की बात है, एक तरफ प्रोटेस्ट, दूसरा तरफ चोरी। और इस्तीफा की बात है, इस्तीफा करें। और जो लीक हुआ पेपर लीक, वो ठीक है, कैसे लीक हो गया? बच्चे लोग जो साल भर उसका समय गैपिंग गया, किसी का एज नहीं होगा बच्चा, वो क्या करेगा? वो खलेगा ही ना। बहुत से ऐसी स्थिति में आत्महत्या करता है। इतना प्रोटेस्ट होने के बाद भी आप लोग को नहीं सोचा गया कुछ जनता के प्रति, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और ये जो हुआ ठीक है, अभी जो बच्ची लोग मरा है, बच्चा लोग, हम तो कहेंगे उन लोग को मुआवजा के तौर पर 2-2 करोड़ मिला जाए उन लोग को, क्योंकि आप लोग पेपर बेचते हैं, पेपर का अभी तक हिसाब नहीं लिया जा रहा है। आप लोग इसे मंत्री जो है ना, उन लोग को एक एक करके इस्तीफा देना ही पड़ेगा। कोई अब बचा ही नहीं, रास्ता बचा नहीं। हम लोग देश तो खोखला करके धर दिए हैं। कितना बोल रहा है, 254 ने कितना लाख करोड़ कर्ज हो गया है, ये कौन भरपाई करेगा? और ये पैसा आप कहाँ इन्वेस्ट किए, कहाँ ले गए? कौन सा अस्पताल बनाने में? यही किए होंगे ना। कितना अस्पताल बन के पड़ा, लेकिन डॉक्टर कितना दे पा रहे हैं? आप तो चोरी करवा दे नीट वाला एग्जाम में, डॉक्टर कहाँ से बनाइएगा? जो जेन्युइन बच्चा उसको कहाँ से बना पाइएगा डॉक्टर?
नहीं बना पा रहे ना, खाली कूड़ा वाला बिल्डिंग खड़ा करे 10,000 करोड़ का 1100 करोड़ का, वो 40-60 करने के लिए बस सीधा 40-60 हो जाए, इन्वेस्ट हो गया काम, धरातल पर उतरे चाहे ना उतरे। आप लोग देख रहे होंगे बहुत से ऐसा अस्पताल है जो कि बन के बड़ा पड़ा है ना, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, जंगल बन गया है, उसका केमाड़ी जो है गेट गुवार के ले गया है और कुछ किया, मतलब बर्बाद हो गया। जो नया बना है उपयोग में नहीं आया, और क्या गिनाने का चीज है, वो जनता से छुपा हुआ चीज है। देख लिए पंचायत स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय बना हुआ है ना अस्पताल, यदि टाउन से होंगे दिल्ली से नहीं कर सकते, लेकिन अब आप अदर स्टेट अदर जिला जाके देखिए, पंचायत में अस्पताल बना हुआ है 15 करोड़ का 20 करोड़ का, और बड़ा अस्पताल है तो 1,1100 करोड़ का, लेकिन डॉक्टर नहीं दे पा रहे, तो वैसा बिल्डिंग खड़ा करने की क्या जरूरत है। और वही मसला से खड़ा हो रहा है कि नीट वाला बच्चा लोग को एग्जाम में गड़बड़ी करते रहे। मैं कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि एआई सबमिशन हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार किया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये शिक्षा व्यवस्था का सुधार ही तो है कि किस बच्चों की जान चली गई, बन सके ये शिक्षा एमपी में और पेपर लीक हो गया कल, क्या सुधार हो रहा है भाई? क्या आप बता रहे हो सुधार हो? अरे महाराष्ट्र नहीं बता रहा हूँ सरकार, सुनो यार, जवाब सुनो। महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो गया, सीयूईटी का पेपर लीक हो गया, बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हो गया, ईपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया। क्या सुधार है? शिक्षा व्यवस्था को कबाड़ा बना दिया गया है। देश के अंदर जितने मंत्रालय हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और इसीलिए यही प्रधानमंत्री जी की मजबूरी है कि अपने उस मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे। क्या आज इस मंत्री से इस्तीफा लेंगे, कल को किसी और मंत्रालय में भ्रष्टाचार जनता तलाशेगी और कहीं किसी दूसरे मंत्री का इस्तीफा ना मांगे, और लगातार मंत्रियों के इस्तीफे होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार बेनकाब होगी, और आने वाले चुनाव में हमें जनता बेनकाब करके सरकार से उखाड़ने का काम करेगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है शिक्षा मंत्री को बदलिए, शिक्षा मंत्री को बदलिए। अभी यहाँ से लोगों की मांग है शिक्षा मंत्री को बदलने की। आप जब शिक्षा मंत्री को बदलेंगे, दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा तो दूसरे मंत्रालय तो उसी पार्टी से होगा ना, पार्टी से रिलेटेड मामला नहीं है ये मामले की बात यह है कि अगर भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो उस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी लेते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की बात है। कार्रवाई नहीं होती है, अगर कार्रवाई होगी तो आने वाले दूसरे मंत्रालय हैं वो भी इससे सबक लेंगे और अपने मंत्रालयों में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। 5-6 लोग गिरफ्तार भी हुए इस मामले में, सरकार कह रही है। अब गिरफ्तार कौन होता है? गिरफ्तार अगर असल बात पूछ रहे हो तो ये आत्महत्या नहीं है किस बच्चों की, ये हत्या है, और इस हत्या का मुकदमा शिक्षा मंत्री के खिलाफ होना चाहिए, और हत्या का मुकदमा होने के बाद उसे जेल जाना चाहिए, तब ये उनके लिए सच्ची मान सकता है, एक गलती मान सकता है, दो, लेकिन 17, 20 बच्चे का क्या हुआ? एक तरह से देखने का चीज है ना, 1-2 मान सकता है, लेकिन 17-20 कौन मानेगा? किसी पे मुकदमा हो जाए, आप बोलो किसी पे मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई, आप बताओगे वो 10, 20, 50 करोड़ कमा के वो उसका इस्तीफा हो जाए, उसकी गिरफ्तारी हो जाए और जमानत होकर छूट जाएगा, तो उसका क्या हुआ? नौकरी में कितना कमा लेगा? 50,000 तनख्वाह है, 20 साल नौकरी करेगा, 10, 15, 20, 50, 2 करोड़ कमा लेगा। वो 5 करोड़ 10 करोड़ पेपर बेच के कमा लिया तो क्या मतलब उसका? बच्चों की जो जाने की वापस ला सकता है? नहीं ला सकते। जो गरीब बच्चे जो कितनी मुश्किल से तैयारी करते हैं, 3-3 साल तैयारी करते हैं और नीट का एग्जाम क्रैक करते हैं, और पेपर लीक हो जाए तो वो बच्चे गरीब बच्चे हमारे उनकी वो जाने वापस दे सकते हैं? उसकी पूर्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट दिख रहा है और आने वाले दिनों में बहुत भयंकर बढ़ने वाला है प्रोटेस्ट। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है इस मुल्क की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये कुर्सी से भागना होगा, इनको कुर्सी छोड़नी होगी। जनता इनसे कह रही है कुर्सी छोड़िए, और आप कुर्सी नहीं छोड़ोगे। आप कुर्सी जीएनजी आपने नेपाल देखा होगा, ये समझ लेना जीएनजी है, ये देश का नौजवान है, ये युवा है। युवा की पलट जब करेंगे तो वायु बन जाता है, और वायु जब विकराल रूप लेती है तो वो तूफान बन जाता है और बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ के फेंकने का काम करती है। आप लोग तमाम कमियां बता रहे हैं, सरकार कई जगह जो है भ्रष्टाचार है, लेकिन कई राज्यों में लगातार सरकारें बन रही हैं। पंजाब के अंदर 2 सांसद है, समझ रहे हो? सुनना मेरी पूरी बात को। और राज्यसभा सांसद 6 खरीद लिए, राज्यसभा सांसद 6 खरीद लिए, तो ये खरीद के सरकार बना रहे, वोट चोरी करके सरकार बना रहे। बंगाल के अंदर सरकार बनी इनकी, सांसद किसके थे? टीएमसी के। टीएमसी सांसद खरीद लिए, डरा धमका खरीद लिए, ईडी का डर, सीबीआई का डर के वो चले गए। और राघव चड्ढा जो पंजाब की
आवाज उठाने के लिए जनता ने उसको संसद में भेजा था। वो किसकी आवाज उठा रहा? बीजेपी की आवाज उठा। वो क्या वोट बीजेपी ने उसको दिया गया? नहीं दिया, जनता ने वोट दिया, खरीद के वो संसद में चले गए। ये वोट चोरी कर रहे हैं। अभी आपने चुनाव कहा, चुनाव लड़े जाते हैं देश में, ये संवैधानिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, चुनाव लड़े जाने चाहिए। लेकिन सुनिए, इलेक्शन इज द फॉट फॉर नेक्स्ट, इलेक्शन इज द नॉट इलेक्शन के लिए नहीं लड़ा जाना चाहिए। इलेक्शन इज द फॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशन, इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को। और देश की आने वाली पीढ़ी, देश के नौजवान जनरेशन 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में, इस तपती धूप में यहाँ खुले आसमान में बैठी है। इससे शर्मनाक बात क्या होगी? आप विदेशों में जाके कहते हैं कि डंका बज रहा है, अपने ही देश में वो डंका फट चुका है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने उस सड़े हुए मंत्री को हटाइए ताकि सड़ा हुआ सिस्टम सुधर सके, और उन बच्चों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही हो। आप बता रहे हो प्रधानमंत्री जी, 1 रुपए की मेलोडी मिलती है, सुनना मेरी बात को, 1 रुपए की मेलोडी मिलती है, उसके ऊपर बोल सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पर देश के अंदर 22 युवाओं ने जान दिए, अपना प्राण न्यौछावर किया नीट के एग्जाम में, उनके बारे में बोलने में प्रधानमंत्री के एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं ये तो दहशतगर्द है, दहशतगर्द की बी टीम है, तो प्रधान क्या शिक्षा मंत्री की ए टीम है? मैं दहशतगर्द हूँ क्या? दिख रहा है मेरे पास कौन सा गोला है, बारूद चेक कर लीजिए, मेरा ID कार्ड दिखा देता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं 500 किलोमीटर से आया हूँ। क्या मेरे को अभी जी शर्मा ने पैसे भेजे? नहीं, मैं स्वेच्छा से यहाँ आया हूँ, मेरे दल 3 मन धन से यहाँ आया हूँ, खुद के पैसे लगा के यहाँ आया हूँ। तो यहाँ बताओ, प्रधानमंत्री मेलोडी का प्रचार कर सकते हैं, पर इन बच्चों के मरने वालों के बारे में एक वर्ड तक नहीं बोला है। क्या ये देश की विफलता नहीं है? देश के अंदर जा नहीं रहा, विदेश का मेरी नीति देख नहीं रही है, ये देश का विफलता का कारण है, ये भ्रष्टाचार का कारण है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कंट्री की तरक्की उसी वक्त हो सकती है जब एजुकेशन बिल्कुल बेहतर हो, और जब एजुकेशन ही का सिस्टम ख़राब हो जाए तो फिर पूरे मुल्क का ढांचा गड़बड़ हो सकता है। तो इसी के पेश नज़र कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया पर्चे के लीक होने की वजह से। मैं बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने री-नीट का एग्ज़ाम भी नहीं दिया, और जब री-नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने एंट्री की कोशिश की और उनके पास रीज़नेबल एक्सक्यूज़ था, फिर भी उनको एंट्री नहीं मिली। तो इस टाइप के लॉ की रिवाइज़ होनी चाहिए और स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने की गुंजाइश देनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि फिर पर्चे लीक हो रहे हैं, पर्चे लीक पे लीक होते जा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा मंत्री है अभी तक इनका रिज़ाइन नहीं हो रहा है और हमारी बातें वहाँ तक पहुँच रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप भी आए हैं इस प्रोटेस्ट में, क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम इशप्रीत है, मैंने जस्ट अभी 12th पास आउट किया है। मैंने नीट का पेपर नहीं दिया, लेकिन मैं CBSE से पढ़ी हुई हूँ। इस बार बहुत मतलब जो 2026 का बैच है वो हमारे लिए बहुत बुरा जा रहा है कि हमारे CBSE में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, और अभी जैसे CUET का एग्ज़ाम है, जितना फाइनल आंसर जो की आई थी उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स नहीं बने, उससे बहुत कम बने हैं। अब हमारे अंदर ये डर है कि हम आगे कैसे पढ़ेंगे, सारे पेपर तो लीक हो जाते हैं। तो मुझे ये डर है कि मेरे इतने बड़े बड़े सपने वो कैसे पूरे होंगे। तो मैं यहाँ आके प्रोटेस्ट में इसलिए आई हूँ कि ताकि कुछ तो हो, और बाकी सबको भी यहाँ आना चाहिए और ये साथ देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में जो भविष्य है आप लोगों का वो और ज़्यादा इसमें सुधार आएगा या ऐसे ही रहा? अगर यहाँ पे अच्छे नेता रहे, अच्छे बच्चे, तो बच्चों का सबका सपना होता है, बच्चे करते भी हैं, हमारी कैपेबिलिटी भी है कि हम करेंगे, लेकिन सरकार ही ऐसी है तो हम क्या ही करें, किसे जाके बोलें अपनी बातें। क्या नाम है आपका? सुशील भट्ट और मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ जी। उत्तराखंड से हैं जी। आपने इतनी गर्मी में एक कोट पहन रखा है, क्या राज है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, छात्रों का आंदोलन चल रहा है, युवाओं का आंदोलन चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है सोनम वांगचुक आज से अनशन पर है, और मैंने भी ज्वालामुखी धारण कर रखा है क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है इससे। सबसे बड़ी बात है इतनी गर्मी में ये धारण करना ये आम आदमी के बस की बात नहीं है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं छात्रों के लिए यहाँ पर आया हूँ, और जो धर्मेंद्र प्रधान है वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। देखिए पीछे, देखिए अच्छा जी। और मैंने उनके इस्तीफे की मांग नहीं की है, मैंने उनको राजगद्दी छोड़ने को कहा है क्योंकि अपने आप को राजा समझते हैं। दरअसल मैं भी पहले लंका का ही एक हिस्सा था, यानी कि भाजपा में था, और 11 साल पहले मुझे लंका से सिर्फ इस बात पर निकाल दिया गया कि मैंने वहाँ लोकतंत्र की बात की, पार्टी में जो लोकतंत्र होता है, कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही, और मैंने कहा कि काबिल लोगों को संगठन में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इतनी भर बात से मुझे निष्कासित कर दिया गया लोकतांत्रिक तरीके से। क्योंकि आप उत्तराखंड से हैं तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा, उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है और जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, पूरे देश में अब RSS का क्या कहते हैं, उन्हीं का वो चलता है। सबसे बड़ी बात यह है ना, जो पाठ्यक्रम है
तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब संघ के हिसाब से ही पढ़ाई लिखाई होगी इस देश में। मतलब देश का सारा इतिहास भूगोल कह रहे हमें गलत पढ़ाया गया और हम अभी भी नए नई जगह हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से सारे देश में शिक्षा व्यवस्था का तो वही हाल है। शिक्षा मंत्री को अगर आप 13 का पहाड़ा पूछ लो 13 का पहाड़ नहीं बता पाएगा। तो ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तो मंत्री आप समझिए कि चमचागिरी करके बनते हैं। भाजपा में अगर मंत्री बनना है आरएसएस की चमचागिरी करिए। अगर आप आरएसएस की चमचा हो तो आप राज्य मंत्री का, आप प्रधानमंत्री, आप मुख्यमंत्री, आप कुछ भी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री को लेकर क्या राय है जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं? मुख्यमंत्री जब तक मोदी जी का फोटो लगाते रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जी जी, चलिए बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? हमारे मोदी जी भी कुछ सुनवाई नहीं ले रहा है। इसका मतलब हम लोग आम जनता से कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 दिन 9 दिन से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, सरकार का कोई मतलब सुनवाई है न। धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ बोल रहे हैं, या तो उनको इस्तीफा दे और हम लोगों को भी थोड़ा राहत मिले नीट पेपर के लेकर। लगता है इस प्रोटेस्ट से हो जाएगा इस्तीफा? जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग लगे रहेंगे। हम लोग है, लोग भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, लेकिन ये ऐसी सरकार है ना कि इनको भूख हड़ताल या किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयशा के 6 मेंबर और यहाँ पे सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। लेकिन आने वाले समय बताएगा कि सरकार कानून में जू रेंगता है कि नहीं रेंगता है। लेकिन जो सरकार तत्कालीन में है उनको मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूख हड़ताल तो बहुत छोटी चीज़ है इनके लिए। जनता से कोई मतलब नहीं है सरकार को, सिर्फ अपना जेब भरने में लगा हुआ है और वो सिर्फ अपना देख रहा है। कोई जनता मरे सड़े उससे कोई लेना देना नहीं है सरकार को। मुस्लिम चाहिए, हिंदू मुस्लिम, कोई एजुकेशन सिस्टम से मतलब नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मतलब सिर्फ वोट के समय बस यही सब 10,000 में वोट कीना, वोट चोरी करना, यही काम है बस। वोट चोरी करेगा, सरकार बनाएगा, अपना मनमानी करेगा, जो करेगा वो सब मैं अपने के लिए वो सब। क्या नाम है आपका? एमडी इरफान। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आप इस्तीफ़ा दीजिए। अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, क्योंकि आप 14 बच्चों का कातिल है, अगर उन मासूमों का इस पेपर नीट का पेपर अगर आप लीक नहीं करते तो वो मासूम 14 जो मतलब जिन्होंने अपनी जान दे दी, जिन्होंने अपनी जान दे दी वो आज हमारे बीच होते। और ये बिल्कुल बेशरम की तरह कुर्सी पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको इनको बताना चाहता हूँ कि आपको कुर्सी पे आप खुद से नहीं बैठे हैं, बल्कि इस देश के युवा, इस देश के नौजवान ने आपको बैठाया है। जब इस देश के नौजवान आपको बैठाना जानते हैं तो कुर्सी पर से उठाना भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देविंदर सिंह। लेकिन एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो सरकार का रोड में एक बना हुआ 2047 तक, मैं उससे दुखी हूँ। फिलहाल पहला तो ये है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। सब बोलते हैं झज्जर हुई हुई है, उसका हालात ख़राब है। और मंत्री साहब अपना जन्मदिन मनाने में, सरकार तो कह रही है कि भाई हम AI सबमिट कर रहे हैं, देश लगातार शिक्षा में प्रगति कर रहा है। वो AI करें, यूनेस्को करें और कोई वर्ल्ड हेरिटेज करें, वो उससे हमें मतलब नहीं है। सरकार हमारी तो दुबोस में जाके स्विट्ज़रलैंड में भी प्रोग्राम करती है, मेलोडियाँ भी खिलाती रहती है, उससे हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है हमारे देश में क्या चल रहा है। उसको धर्मेंद्र प्रधान को अपनी नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए था। आए दिन ऐसा होता है, वो बोलते हैं इतना बड़ा देश है जी, सिस्टम खराब है। ये आपने चाइना का देखा, अभी परसों जैसे एक एग्ज़ाम हुआ, गाँव चाव नाम करके उनका एक एग्ज़ाम है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जाते हैं, हौसला बजाई करते, तालियां बजाते हैं कि यार हमारे बच्चों का एग्ज़ाम है, फील प्राउड। इधर क्या होता है, बच्चे ट्रेन से चल के जाते हैं, धक्का मुक्की खा के गेट पे पहुँचेंगे तो एक खबर आ जाएगी वो पेपर कैंसिल हो गया। तो ये क्या है भाई? और ऊपर से सरकार 2047 तक बोल रहे हैं सब ठीक कर देंगे। और हमारे महामानव जब आए थे उन्होंने तो ये बोला था कि मुझे भाई और बहनों 360 दिन दे दो, वो 360 कन्वर्ट होके 3 साल दे दो, फिर बोलने का 9 साल दे दो, अब बोल रहे 2047 तक मुझे ही दे दो। तो ऐसा तो नहीं है। गांव में एक पेंच के इलेक्शन होते तो चौथे साल लोग उसके पीछे पड़ जाते कि भैया बता क्या काम किया जी। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? कश्मीर की भी इन्होंने हालात बिल्कुल खस्ता बना के रखी है। इन्होंने जब एब्रोगेशन की आर्टिकल 317 की 5 अगस्त 2019 को, उस टाइम इन्होंने प्रॉमिस किया वहाँ के गरीब लोगों के साथ कि जल्दी हम आपको स्टेट वापस देंगे, क्योंकि तो आप सब लोग जानते हो कि 1.5-2 करोड़ वाली स्टेट को कैसे डेमोलाइज करके नीचे ला, उसकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए थी या डाउनग्रेडेशन। यूनियन टेरिटरी क्या है? तुम आज यूपी को यूनियन टेरिटरी बना सकते हो?
तुम राजस्थान को यूनियन टेरिटरी बना सकते हो, लेकिन ये बीजेपी है, ये बोलेगी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, कश्मीर तो पाकिस्तान लग रहा था, अब इन्होंने हिंदुस्तान बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी हम हिंदुस्तानी थे, अब भी हैं। इसके लिए हमें ना बीजेपी, ना आरएसएस, ना और न तीसरे किसी पार्टी की सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।